में अगर कोई बच्चा मेहनत करता है और 5-10 हजार 20 हजार 25 हजार तक की सिप पे आ जाता है तो वो 100 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएगा, जो हमने जहां से बात शुरू की थी। वो कितना टाइम लगेगा 100 करोड़ उसको? देखिए सुरेश जी, आपको इस बात का तजुर्बा पूरा है और मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप कहते हैं कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, यही कहते हैं आप। हाँ। तो लोगों की ये सोच गलत है। इन्वेस्टमेंट हमेशा दो चीज की होती है, एक पैसा और एक टाइम। अब अगर आपके अब एक कंपोनेंट है, ये दूसरा है, या तो टाइम बड़ा कर लो अगर पैसा छोटा है, पैसा बड़ा है तो टाइम को छोटा कर लो। सही बात है। ये दोनों में से आप अगर ये दोनों बराबर बराबर से हैं तो लंबी अवधि के लिए पैसा डालो और लंबी अवधि में रिवॉर्ड मिलेगा। सही कहा आपने। ऐसे हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनकी 25 लाख की सिप है, तो उनका तो 5 साल में ही 19 करोड़ का 25 करोड़ हो गया जी। 16 करोड़ का 25 करोड़, 9 करोड़ का उन्होंने रिटर्न निकाला, यही मिड कैप फंड्स में जो आप बात कर रहे हो। और जिनके पास 5,000 रुपए की सिप कर सकता है हर आदमी आज, अगर 15 है तो 10 पे खर्चा चला लो जैसे सर ने कहा, और 5,000 रुपए को रेगुलर कंसिस्टेंटली करते जाओ। और एक और चीज इन्होंने कही कि अपनी स्किल बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ, ताकि आपके पास पूरा कॉर्पस हो जाए 4-5 साल में 4-5 लाख का। अब अगर उसको हम 3 या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट में उनके लिए आप रोड मैप कहें, इन्हीं लोगों के लिए कि स्किल बढ़ा ली, 50,000 1 लाख सैलरी भी कर ली, इनकम भी कर ली, साइड हसल कर लिया, सिप भी बढ़ा ली, उनके लिए 3 पॉइंट या 5 पॉइंट में आप रोड मैप कि भाई यहाँ पे 100 करोड़ आप पहुंच जाओगे। देखिए, एक मार्केट गिरे या मार्केट बढ़े, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रोकनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मार्केट गिर रहा था तो लोगों ने अपनी सिप बंद कर दी। लोगों को यह समझना चाहिए कि सिप करने के बाद, जैसे मैं अगर किसी को सिखाता हूं तो मैं उसे ये कहता हूं कि आज आपने पहली सिप खोली, अब भगवान से प्रार्थना करो कि ये मार्केट रोज गिरने लग जाए, मेरा पैसा मुझे नेगेटिव दिखे। अगर पॉजिटिव दिखता है तो क्या नुकसान है और नेगेटिव दिखता है तो क्या फायदा है, ये बताता हूं। लेट्स एज्यूम के सिप हमने करी 100 रुपए हमने डाले, मतलब 10,000 की सिप करी तो 100 यूनिट आए 100 रुपए के, यही है। हाँ। अब क्या हुआ, वो 100 रुपए वाला यूनिट 90 का हो गया, तो हमारे को वो 9,000 हमारी वैल्यू रह गई कॉर्पस की, तो हमें नुकसान दिखने लगा। अब यदि मान लीजिए मैं अगली बार इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 110 यूनिट आएंगे, यानी कि मेरा माल ज्यादा आया, और मुझे तो जितने ज्यादा यूनिट मैं एक्युमुलेट करूंगा उतना बढ़िया है, क्योंकि ये आगे चल के तो बिकना ही महंगा है। क्योंकि मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, 10 साल 20 साल 30 साल। अगर हमें 100 करोड़ चाहिए तो 30 35 40 साल का टाइम चाहिए हमें। कोई ये नहीं है कि 5,000 डाले और 1 करोड़ 2 करोड़ बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको मैंने जैसे कि 2 कंपोनेंट, पैसा और टाइम, तो टाइम भरपूर देना पड़ेगा। अगर आपने एक जनरेशन को टाइम दे दिया, यानी कि 30 35 40 साल दे दिए, हाँ। तो 100 करोड़ आएगा, ये पक्की बात है। क्यों आएगा? क्योंकि आपने ह्यूज टाइम दिया है। वो 40 के 45 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, हो सकता है 35 साल हो, मुझे नहीं पता देश कितनी तेज भागने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान की अपनी कंजम्पशन स्टोरी बहुत अच्छी है, यहां जो प्रोड्यूस होता है वो खप जाता है। अपन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या टैरिफ लगाएं, क्या टैरिफ नहीं लगाएं। वो देखिए कितने ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा कितने, मतलब दूर की उनकी सोच है। उन्होंने दवाइयों पे नहीं लगाया क्योंकि उन्हें पता है दवाई इंडिया से ही जानी है। लेकिन इंडिया से कपड़े जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बांग्लादेश और 5 कंट्री और बैठी हैं देने को उन्हें, तो उन्होंने उस पर 26% लगा दिया। तो हर आदमी अपने बारे में पहले सोचता है, उसके पीछे कई दिमाग काम कर रहे होते हैं। तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं रोकनी, दिस इज वन। सेकंड, रादर देन ये सोचें कि हम किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट का पूरा करें या ये करें, ये सोचना है कि भाई मेरे को अपनी स्किल सेट को कैसे इंप्रूव करके अपनी कमाई को डबल करना है। इन्वेस्टमेंट को कम करना कभी नहीं सोचना, ये हमेशा ये सोचना है कमाई डबल करनी है। करेक्ट। पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। आज मैं यूथ में देख रहा हूं, आज मैं लोगों में देख रहा हूं कि उनकी इच्छाएं और कॉमन सेंस मरती जा रही है। आज अगर मेरी उम्र आपकी उम्र की हम बात करें तो हमें कितना ज्ञान है सब चीजों का। आज आप एक बच्चे से पूछो
उसको कॉमन सेंस की चीजें पता ही नहीं है। वो नोएडा से कैनॉट प्लेस उससे कहो जाना है और राइट में ये पड़ेगा, लेफ्ट, वो कहेगा पापा मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो फोन पे बात करता हुआ जा रहा था, गूगल मैप चल रहा था, मैं पहुंच गया। तो दिस इज अनअवेयरनेस। अपने कान, नाक, आंख, मुंह, गला सब खुले रखो भाई, आसपास में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। और इसके बेसिस पे कई दफा ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हम लोगों को बहुत बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट दे सकती हैं। जैसे कि गोल्ड आपको जब भी अपने हाई से 20-25% सस्ता मिले, खरीद लो, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसने ऊपर जाना ही है। अगर अब लोग क्यों कहते हैं गोल्ड, अरे अब जैसे आजकल एक र्यूमर चल रही है कि गोल्ड 50,000 आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, लेकिन क्यों नहीं आएगा इसके लिए मेरे पास एक तर्क वितर्क है कि आज आपको पैसे की जरूरत है, सबसे आसान है, कोई पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप अपना घर का गहना लेके जाओ बैंक में, वो आपका कहेगा ठीक है जी 1 किलो गोल्ड है भाई साहब, इसकी 90 लाख की वैल्यू हो गई, तोल के उसने बता दी 90 लाख की वैल्यू है इसकी, मतलब मेटल की। और वो आपसे कहेगा जी ठीक है सुरेश जी, मैं इस पे 20% काट के आपको, यानी कि ऑलमोस्ट 72 लाख का लोन दे दूंगा। अब अगर आपने 4-5 किस्तें दी, अब आपका गोल्ड जो है गिरते 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 20% से नीचे आ गया, यानी कि वो 72 लाख की जगह 60 लाख ले गया। आप अपना गोल्ड छुड़ाने जाओगे? नहीं जाएगा ना, नहीं जाओगे ना। तो गोल्ड की कहानी ये है कि 20% से ज्यादा वो कभी गिरेगा भी नहीं। अगर गिरेगा तो वो कंपनी जो ये जितने भी गोल्ड लोन वाले हैं इंक्लूडिंग आरबीआई, ये आपको बचाने जाएंगे। ये अपनी कंट्री को चाहे डॉलर को रेगुलेट करें, चाहे बैंकों को कहें कि गोल्ड खरीदो, या रिजर्व बढ़ाने लग जाएं, या कुछ भी करें, ये आपको बचाने आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो अब हो गया 100 करोड़ 25-30 साल की उम्र वाला अगर आज डिसिप्लिन से करे तो 60 साल की उम्र तक वो 100 करोड़ का मालिक हो गया। मैं आज 67 का हूं और मुझे ये अकल नहीं थी। अगर वो अकल उस टाइम, और ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास 25-30 हजार नहीं थे, कभी भी नहीं। 25 साल की उम्र मेरी जिंदगी, लेकिन आज मेरे पास 100 करोड़ नहीं है। मैं अपने कई ये पॉडकास्ट में बोल चुका हूं, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि जब मैं 20 साल का था तो मेरी एक फैक्ट्री चल रही थी और वो बहुत बढ़िया चल रही थी। मेरे पिताजी और मेरी क्या कोशिश थी कि जो भी पैसा इधर उधर से आया सब माल में डाल दो। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि 50 प्रॉपर्टियां ले लें, 50 जगह इन्वेस्ट कर दें। क्यों? हमें ये उम्मीद थी कि ये धंधा जो हमारा है, जो मेरे और मेरे बाप ने अपने खून से सींच के बड़ा किया, हमें ये उम्मीद थी कि हम इसे 100 करोड़ 200 करोड़ पे ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से समय बदलता है, चीजें आज जो चल रही हैं वो 20 साल बाद ऑब्सलीट हो जाएंगी। ऐसे ही मेरा धंधा ऑब्सलीट हो गया। जब वो ऑब्सलीट हो गया और जब मैं सो के जागा तब तक मैं लेट हो चुका था, मेरी उम्र हो चुकी थी। आज मेरे पास कोई अगर ऐसा रिवाइंड बटन हो ना लाइफ में, तो मैं 20 साल 30 साल 28 साल पहले किस लिए जाना चाहता हूं? इसलिए नहीं कि मुझे जिंदगी का कुछ और देखना है, मुझे सिर्फ शुरू करनी है जब मैं 20 साल का था। क्योंकि अगर मैं उस वक्त होता 20 साल की उम्र में, मैं 50,000 रुपए भी थे मेरे पास, ऐसा नहीं है कि 50,000 के टोटे थे, 50,000 की अगर मैं आज सिप करके यहां तक आता तो सुरेश जी मेरे पास 100 करोड़ क्या 200 करोड़ भी होता। पक्की बात है। 20% कंपाउंडिंग कर लो, बिल्कुल, तो 20,000 रुपया भी 100-200 करोड़ हो जाता है 30 साल में। और मेरा भी 300 करोड़ का धंधा था, लेकिन हमें लगता था सिप विप कौन करेगा जी, 100-200 करोड़ आ जा रहे हैं तो क्या जरूरत है। और जब चले गए तो आप लगता है कि अब तो टाइम नहीं है हमारे पास। गलतियां जो कर ली, इसीलिए मैं हर अपने पॉडकास्ट में बोलता हूं, और खास तौर से अगर यूथ इसे देख रहा है तो मैं कहता हूं भाई तुम लोग शुरू करो, और अगर माँ बाप देख रहे हैं तो अपने बच्चे को कराएं, चाहे 5,000 की उसे पॉकेट मनी दें और कहें ये 5,000 तुझे सिप में डालने हैं। बच्चे को एक हैबिट शुरू कराइए सिप की, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ बदल सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे पास वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए सिप कर रहा हूं, जैसे वधवा साहब ने बताया, और आप भी इससे सीख लेके आज ही सिप शुरू कीजिए। तो 100 करोड़ हो गया। अब एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि पैसा कमाने से ज्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। संभालने के लिए आपकी क्या उसमें विजडम है कि आप 100 करोड़ को संभालें कैसे और आगे ग्रो कैसे करें? देखिए जी, अभी आप 10, 20, 50 हजार की सिप कर रहे हैं। अब आप एक लेवल पे पहुंच गए, मान लीजिए 25 करोड़ का पहला पड़ाव है, 50 करोड़ का दूसरा, 100 करोड़ का तीसरा, या मैं सीधा 100 करोड़ का ही पड़ाव मान लूं।
अब यहां पे आती है थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी कि कैसे मैं अपने पैसे को अब यहां से मल्टीप्लाई करूं। तो क्या है सुरेश जी, जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए पहला लाख कमाना मुश्किल, जो लाखों में कर रहा है उसके लिए करोड़ बचाना मुश्किल, जो करोड़ कर रहा है उसके लिए 5 और 5 वाले के लिए 10। ये हमेशा एक जो आगे के टारगेट हैं वो लाइफ में सबके चलते रहेंगे। अब मैं कहता हूं कि कोई 5, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की सिप कर रहा है, तो वो क्या करे। मैंने 50,000 की सिप करके 10 साल 15 साल में 1-2 करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। अब मुझे यहां पे इस वाली सिप को कैश कर लेना है जी। अब आप बोलोगे कि ये क्या समझदारी हुई, क्योंकि यहां से हम मल्टीप्लायर इफेक्ट उसमें शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, 50,000 की सिप डाल रहे हैं, 2 करोड़ की हम करा देंगे एफडी, माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, किसी भी नाम से। आज की तारीख में ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको 8% का ब्याज दे सकते हैं। तो अभी आपकी सिप चल रही है कितने की, 50,000 रुपए महीना, यानी कि 6 लाख रुपए साल की। 2 करोड़ की एफडी करा दीजिए, 16 लाख उसका ब्याज आ गया, डिवाइड कर दीजिए। जो 50,000 की सिप चल रही है उसे चलने दीजिए, 1.25 लाख रुपए एडिशनल सिप के आ गए। अब यहां से शुरू करिए। अब आपने क्या किया कि मार्केट गिर गई, बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, चाइना यूएस हो गया, ये तो आगे भी चलते रहेंगे। तो आपने अपने लिए 2 करोड़ का कॉर्पस ऐसा कर लिया कि अब मेरे लिए पीस ऑफ माइंड मैंने बाय कर लिया, यानी कि अब मेरे ऊपर प्रेशर ऑफ वर्क नहीं है। यही तो है, आज इंश्योरेंस किस लिए लेता है कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, तो 2 करोड़ से सिक्योरिटी मिल गई आपकी। बिल्कुल ठीक है। जिसको 2 करोड़ से सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इसका मतलब कि उसको 5 करोड़ से सिक्योरिटी चाहिए थी, तो 50,000 की सिपी उसने कम कर रखी थी। हाँ, तो हर आदमी की जो कॉर्पस बन जाए शुरू के 5, 7, 10 साल में, एक बार उसे निकाल के उसकी एफडी करा देनी चाहिए। वो सेफ हो गया आपका पैसा। अब आपकी लाइफ में एक टेंशन खत्म है कि कल को मुझे कुछ हो जाए, मेरी वाइफ को कुछ हो जाए, लाइफ को कुछ हो जाए, बिजनेस को कुछ हो जाए, मैं खाऊंगा कैसे। खाने को ये आ गया पैसा, कल को क्या होगा वर्स्ट सिनारियो में, आप कमाना बंद कर देंगे तो आपके पास 1.25 लाख रुपए महीना तो आ ही रहा है। हाँ, तो जो आपने 50-50 हजार करके जोड़ा वो सारी लाइफ की पेंशन आ गई आपकी। दिस इज वन। अब आप जो 50,000 की सिप कर रहे थे, आप अब आ गए 2 लाख की सिप पे, क्योंकि 1.25 लाख वहां से आ गया, 50 यानी 1.25-2 लाख की सिप पे। अब यहां से जो आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आप उसको सोचिए। 10 साल में आपने 6 लाख करके 60 लाख जोड़ा, 2 करोड़ बन गए। अब आने वाले 10 साल में आप कितना जोड़ रहे हैं, जरा हिसाब लगाइए सुरेश जी। 1.25-2 लाख रुपए से मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए में महीना जोड़ रहा हूं। 10 साल में अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे कितने जुड़े, 2 लाख के हिसाब से 20 लाख साल के, और साल के 20 लाख से 10 साल के 2 करोड़ मेरे जुड़ गए। 2 करोड़ मेरे जुड़ गए, और कितना कॉर्पस हो गया मेरे पास, 4 करोड़ का कॉर्पस हो गया। अब यहां से जब कंपाउंडिंग होगी तो उसका हिसाब लगाइए आप। तो ये फार्मूला आप समझ रहे हैं, इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा 2-3 बार। कैलकुलेट करके भी बता देता हूं, 1 सेकंड एडिटर साहब थोड़ा सा रुक जाना। पहले सिनारियो में हमने 50,000 की सिप करी जी, 10 साल के लिए, ठीक है जी, और 15% में एवरेज मांग रहा हूं क्योंकि मैं इसी हिसाब से आगे चलूंगा। हाँ, तो मेरे जुड़ गए 1 करोड़ 40 लाख रुपए 60 लाख लगा के। अब 1 करोड़ 40 लाख की मैं एफडी करूंगा तो मेरे को 1 लाख वहां से आएगा, 50,000 में जोड़ ही रहा था, तो अगली जो मेरी 10 साल की होगी वो 1.5 लाख की होगी। अब मैं यहां 1.5 लाख की सिप कर देता हूं जी। अब देखो मजेदारी वाली बात, 15% से ही मैंने ली है। अगले 10 साल में मेरे 4 करोड़ 18 लाख रुपए जुड़ेंगे। यानी कि आप देखिए कि शुरू के 10 साल और अगले 10 साल में क्या फर्क है। अब अगर हम उसी को 50,000 को ही कंटिन्यू करते हाँ, तो क्या होता वो भी समझ लेते हैं, वो बता दीजिए फर्क। ठीक है ना। 50,000 इंटू 15 और 20 साल हो गया, तो ये आपके हो जाते 7 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि मेरे को क्या, मेरी अकलमंदी रही कि मैंने वो बीच में 10 साल पे ड्रॉप ले लिया। हाँ, सेफ्टी, क्योंकि लाइफ का किसी को नहीं पता। ये किसने कहा,
लेकिन अब आप यहां से जब चलेंगे तो आपका, क्योंकि मल्टीप्लायर इतना हाई हो गया है कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये है। तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए तो बंदे ने बना लिए जी। अब 100 करोड़ को आगे संभाले कैसे? फिर गलती हो गई, इधर उधर अनसर्ट प्रॉपर्टीज खरीद ली। अभी हमारे एक वाकफ दोस्त है, उनकी कंपनी बिकी अच्छे खासे, उनको 50-60 करोड़ रुपए मिले, एक 6 करोड़ एक बिल्डर को दे दिया, वो खा के बैठा है। अब उसके लिए केस कचहरी, कोर्ट कचहरी, पीस ऑफ माइंड खराब हो गया। तो ऐसी गलत सलत इन्वेस्टमेंट करके रुपया बर्बाद हो गया। तो 100 करोड़ का एक 3 पॉइंट में रोड मैप कि भाई ये कर लेना तो तुम्हारी जिंदगी आगे की और अगली जनरेशन की भी सुखी हो जाएगी। देखिए, जब आपके पास 100 करोड़ होते हैं, अगर आपने इसे वाइजली इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाली 7 पुश्तें जिसे कहते हैं ना, वो सब खा सकती हैं। ओके। क्योंकि 100 करोड़ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी आपके पास बड़ा पैसा हो, इसको आप डालें सबसे पहले सेफ असेट में। और मेरा मानना यह है, सेफ असेट के लिए बॉन्ड्स आते हैं और एफडी होती है। कम मिलता है लेकिन सिक्योर मिलता है। 8 करोड़ रुपए साल का अगर कोई आदमी कमाता है तो वो कम नहीं होता। बहुत अच्छी 75 लाख रुपए महीना है। हाँ जी, ठीक है। कायदे में तो 75 लाख से भी उसे 50,000 50 और लाख कर लेगा, करके खर्चा निकाल के दोबारा सिर्फ 100 करता करोड़ बना लेगा। करेक्ट। तो आप कभी भी जब आपके पास बड़ा पैसा हो, इस बड़े पैसे को काम पे लगाइए, जो उससे आमदनी हो उस पे रिस्क लीजिए। जो भी कर रहा हो, जो आपको भी करना इन्वेस्टमेंट करनी हो, धंधा करना अब हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए किसी के पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है या 100 करोड़ जैसे हमने कहा, तो 100 करोड़ वाले आदमी को सबसे पहले इस पैसे को सेफ असेट में लगाना है। सेफ असेट कैन बी गोल्ड, सेफ असेट कैन बी सम प्रॉपर्टी जो कि कॉमर्शियल हो, जिससे कि रेंटल यील्ड आए। ठीक है ना। सेफ असेट यानी कि एफडी, बॉन्ड्स, कम आएगा लेकिन श्योर आएगा। तो आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे आपको पता हो कि आप यहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, श्योरिटी से पैसा आ उससे रहा है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। 100 करोड़ उस जो पैसे से करना है उसकी रिटर्न से उसकी रिटर्न से करना है, तब सेफ रहेगा। तब सेफ रहोगे आप। अब अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये जो 75 लाख रुपए महीना आ रहा है, उससे इससे मैं जो मर्जी अपने साथ एक्सपेरिमेंट करूं, कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैं यहां फेल होता हूं स्टॉक मार्केट में, किसी और प्लान में, मान लो मैं कोई फ्रेंचाइजी ले लेता हूं, मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूं, मैं कोई बिजनेस शुरू कर लेता हूं, तो मेरे को इस जो आमदनी है उससे करना है रिस्क। अब 100 करोड़ आ गए, मुझे कोई बंगला पसंद आ गया, तो मुझे वो कैश दे के नहीं लेना, मुझे 100 करोड़ को काम पे लगाना है, यानी कि 75 लाख रुपए महीने की आमदनी पैदा करनी है 8% के हिसाब से। हाँ। और उसकी जो आएगी उससे ईएमआई पे लूं मैं, ताकि इन केस इफ देयर इज एनी फेलियर या कोई प्रॉब्लम होती है या ये प्रॉपर्टी में कुछ झोल है, कुछ भी है, मेरी कैपिटल तो सेफ है। ये कैपिटल से तो मैं कितनी आगे जंग जीत लूंगा। अगर ये कैपिटल ही मैं खो दूंगा तो एक तो मैं दिल का मरीज बन जाऊंगा, कहीं इस झटके को नहीं झेल पाया तो मैं ही चला जाऊंगा, रवानगी हो जाएगी। और मुझे ये श्योरिटी है कि भैया मेरा तो एक असेट पड़ा है। अब मैं रिस्क देखो आप कितने ही ले सकते हो। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना, जो लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं उनके जो बाद के बिजनेसेस हैं वो इतने फ्लरिश करते हैं। रीजन बीइंग कि उन्हें यह है कि मेरा घर चल रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, जो मैं रिस्क ले रहा हूं मैं अपनी कमाई से ले रहा हूं, मैं कैपिटल से नहीं ले रहा। तो वो फियर और डेस्परेशन जो होती है वो जब खत्म होती है तो पैसा ज्यादा बनाता है। बिल्कुल। कहावत है कि इंग्लिश में कि व्हेन यू स्टॉप रनिंग आफ्टर मनी यू मेक मोर मनी। यस। तो पैसे के पीछे आप भागना छोड़ देते हो, पैसा आपके पास आता है। बिल्कुल। तो चलो ये तो हो गई। देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कम इनकम भी हो 100 करोड़ आप बना सकते हो। दूसरी चीज अब आते जी, आपकी बहुत सारे नॉलेज है रियल एस्टेट में भी, स्टॉक मार्केट में। तो आपके स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं। तो स्टॉक मार्केट में 100 करोड़ कैसे बने? देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनता। और एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये मैंने कहीं और भी पूछा था, वो मेरी रील 100 मिलियन से भी ज्यादा वायरल हुई थी। हाँ। मैं आज आपसे फिर पूछता हूं आपकी ऑडियंस से कि अगर कोई आदमी है उसने 1,000 रुपए 1970-80 में रियल स्टेट में लगाए होते, स्टॉक मार्केट में लगाए होते,
गोल्ड में लगाए होते तो कितने होते? अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल हॉट प्रॉपर्टी, हम इंडिया की हॉट प्रॉपर्टी समझे, कैनॉट प्लेस से ज्यादा तो हॉट कुछ नहीं है। हाँ, अगर 1,000 रुपए हमने उस वक्त वहां लगाए होते तो आज वो कितने होते? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके तजुर्बे से। आपने यहाँ तजुर्बा लिखा भी हुआ है। देखिए अब वहां पे बड़े बड़े बंगले हैं, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड, जी, जहाँ जी, ये जी। सब बड़े बड़े लोग रहते हैं और नेता लोग रहते हैं, तो वहाँ सबसे बंगला 250 करोड़ का मिलता है। तो 1,000 रुपए में आ जाता उस वक्त वो? चलो 1000 में नहीं आता, मान लो 50,000 में आता है, इससे नहीं, ज्यादा तो हमारे नहीं। पास थे ही 1,000 रुपए लगाने को। अच्छा चलो 1000 रुपए में बंगला नहीं आता, मान लीजिए कोई दुकान आ जाती कनॉट प्लेस की, ठीक कोई है। छोटी 100 फुट की 200 फुट की दुकान आ जाती, तो उसकी वैल्यू अभी 10 15 20 करोड़ होती है, और क्या यही होती है। हाँ। अगर 1,000 रुपए हमने विप्रो के स्टॉक में लगाए होते तो आज वो कितने होते? कुछ आप आइडिया बता सकते हो मुझे? देखिए ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं सीएफपी किया हुआ है, अच्छा। तो मैं समझता हूँ उसको, हाँ। तो वो शायद 1000 करोड़ भी हो सकते थे। वो 700-800 करोड़ है। 700 ठीक है। 800। अब मैं इस पे, चलिए ये तो आपने करा हुआ है, आप हाँ। ज्ञानी हैं, बिजनेस कोच हैं, तो आपके लिए ये आसान था सवाल। लेकिन कोई सोच सकता है कि 1,000 रुपए के 700 करोड़ बन सकते हैं? नहीं सोच सकता। मैं इसका दूसरा, अच्छा 1000 के 700 करोड़ हाँ। एक्चुअल में विप्रो की अगर बने, देखी आप जाए गूगल तो कर बने। लीजिए, यू कैन गूगल इट। दूसरी चीज, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आज एक श्रीमान जी हैं हमारे यहाँ, श्री श्री मुकेश अंबानी जी। जी। हम कहते हैं वो इंडिया के सबसे रईस आदमी हैं। बीच में हमने सुना अडानी जी रिचेस्ट हो गए, मुकेश जी नीचे आ गए, फिर अभी मुकेश जी ऊपर आ गए, अडानी जी नीचे आ गए, और ये रेस चलती रहती है। ऐसे ही हमने सुना पहले बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट थे, फिर वॉरेन बफे हो गए, फिर एलन मस्क अब आ गए, बीच में जेफ बेजोस भी घुस गए थे। तो ये कैसे होता है? मतलब इसका क्या वो रहता है? जी, आप मुझे थोड़ा सा कुछ इस पे जानकारी दे सकते हैं? उनके शेयर्स की वैल्यू है। एग्जैक्टली। हाँ। आज की तारीख में कोई आदमी लैंड, गोल्ड, बिजनेसेस करके बड़ा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट करके बड़ा होता है। दो चीजें हैं, एक है रिलायंस का बिजनेस जो मुकेश जी कर रहे हैं, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है रिलायंस के शेयर्स में। आज मैं एक शेयर रिलायंस का खरीदता हूं, यानी कि मैंने रिलायंस में पार्टनरशिप खरीदी। उनके पास 51% की पार्टनरशिप है, मेरे पास 0.000 कुछ की पार्टनरशिप है, लेकिन वी बोथ आर पार्टनर्स इन रिलायंस इफ आई हैव रिलायंस का शेयर। तो कोई भी आदमी जब किसी लेवल पे पहुंचता है तो वो बिजनेसेस करके नहीं पहुंचता। बिजनेसेस अच्छे चलते हैं तो उनकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, और स्टॉक की वैल्यू जब बढ़ती है तो आदमी बड़ा और छोटा उसकी नेटवर्थ हो जाती है। तो आज किसी भी आदमी को अपने आप को बड़ा बनाना है तो ही हैज टू ईदर डू अ बिजनेस और उसको लिस्ट करे, बिजनेस अच्छा चलेगा, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो आपने जो ये विप्रो के और रियल एस्टेट का एग्जांपल दिया, इसमें पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि शाहरुख खान ने जब मन्नत ली थी, कोई 12-13 करोड़ का लिया था, और वो 200 करोड़ का, आज टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज था, और HDFC म्यूचुअल फंड में लगा तो 1300 करोड़ होता। ऐसे ही तो ये रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी का, ये आप मानते हैं कि ऐसा ही है? मैं आपको बताता हूं, एक बहुचर्चित स्टोरी ये है, आप गूगल भी कर सकते हैं इसे, या अखबारों में भी आती है। राकेश झुंझुनवाला जी किराए पे रहते थे, तो उनकी माँ ने उन्हें बार बार कहे कि मकान खरीद, मकान खरीद, मकान खरीद, मकान खरीद। उन्होंने कुछ टाइटन के शेयर अपने बेचे और मकान खरीद लिया, 1-2 करोड़ जो भी था, मुझे नहीं पता कितने की, या 40-50 लाख का खरीदा। तो एक दिन उनकी मम्मी ने आके उन्हें बताया कि डिकरा ये देख, ये अपना जो घर था तू नहीं खरीद रहा था, ये 50 लाख वाला आज 5 करोड़ का हो गया। उनने अपना सर पीटा कि अगर मैं उसी शेयर में ही रखता पैसा तो आज 500 करोड़ होता। सो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। स्टॉक मार्केट जो आपको रिटर्न दे सकता है वो दुनिया का कोई और असेट क्लास नहीं दे सकता। अब एक और नया असेट क्लास आ गया है जो स्टॉक मार्केट से भी रॉकेट की स्पीड से दौड़ता है, और वो है क्रिप्टो। बट वो न्यू एज इन्वेस्टमेंट है।
हर आदमी उस पे लिए मतलब जब तक मन बनाएगा वो यहाँ से और 3-4x 5x आते हैं, क्रिप्टो पे भी आते हैं। थोड़ा स्टॉक मार्केट में आपके विजडम और आपका जो तो तजुर्बा है स्टॉक उसको ले मार्केट लें। में सबसे पहले आदमी को ये देखना चाहिए, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सुरेश जी कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, हाँ, और मेरा इसका जवाब ऐसा होता है कि आदमी इन्वेस्टर कल से खुद बन जाएगा। जो चीजें आपको आपके आसपास दिख रही हैं यानी कि आप यूज कर रहे हैं, करेक्ट। जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो मासेस यूज कर रहे हैं, और जो चीज मासेस यूज कर रही है वो कंपनी कभी खराब नहीं हो सकती। मैं इतना सा था, आज मेरी उम्र 48 साल है, जब मैं 4 साल का था बच्चा होश में आ जाता है, तब से मैं देख रहा हूं एक टूथपेस्ट हम करते हैं और वो तब से आज तक वही ब्रांड चला आ रहा है, कॉलगेट। जो कंपनी 40 साल से चल रही है वो आगे 40 साल क्यों नहीं चलेगी? 40 साल में उसकी मोनोपोली है, आज भी मार्केट शेयर उसका सबसे ज्यादा है। सो आपको एक स्टॉक मिल गया, आप सुबह उठे, सबसे पहले आप बाथरूम जाते हैं, पेस्ट ही करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नहाए धोए, आपने साबुन तेल पानी जो भी लगाया। इंडिया में 2 या 3 कंपनी है जिनकी इसमें वो है महारत हासिल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। दूसरी कंपनी आपको मिल गई। बिल्कुल ठीक है। 40 साल से कोई कंपटीशन नहीं। अब आप वहां से निकल के तैयार व्यार होके सूटेड बूटेड आ गए। कपड़ों की कितनी लिस्टेड कंपनी है बताओ? भाई नाम तो एक ही आता है, रेमंड। रेमंड बहुत बढ़िया। हाँ। और लिस्टेड तो मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, आप बताएंगे। 2 ही 3 कंपनी है। हाँ। उसमें से भी एक कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड को कैटर कर रही है, डेनिम बेचती है, नाम आप लोग बोल लो। अरविंद ही है, ठीक है। तो हम किसी का नाम नहीं लेते, हाँ ठीक है, क्योंकि सेबी कहती है कि आप बता नहीं सकते, नहीं ले सकते, लेकिन आपके आसपास है। अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठ गए जी, आपने एसी चलाया, अब आप देखो एसी किस कंपनी का है, पंखा किस कंपनी का है, लाइट किस कंपनी की है, आपको 4-5 कंपनियां और मिल गई। अब आप ये नहीं है कि मैंने कहा लाइट तो कल ही जाके बल्ब का देख लो, आप देखो ना ये लाइट तो हर आदमी यूज कर रहा है, ज्यादा लोग कौन कर रहे हैं ये देख, ठीक है। अब आप इसमें फिर अपनी रिसर्च करो कि मार्केट शेयर सबसे ज्यादा किसका है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है आपको एक और कंपनी मिल गई। आपकी दीवार पे पुताई हो रही है, एक और कंपनी मिल गई आपको। पेंट की 4-5 कंपनी है, जो टॉप में जिसका सबसे ज्यादा शेयर है वो पिछले 40 साल से वही हीरो है, आपको एक और कंपनी मिल गई। आप मोबाइल यूज करते हैं, 2 ही डुओपोली है इंडिया में, दोनों देखो किसकी मास्टरी ज्यादा है। गाड़ी में आप बैठे, टायर देखो किसका लगा है, 4 ही कंपनी है जो लिस्टेड है। सबसे बढ़िया टायर जिसका है, जिसका मार्केट शेयर है, आपको एक शेयर वहां मिल गया। अब तेल डलवाया, देखो कितनी कंपनियां हैं तेल की, कौन बना भी रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, कौन बेच भी रही है, बना भी रही है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, आपको एक शेयर और मिल गया। तो जो जो आपको दिखता जाए, जो चीज आप वापर रहे हो, वही दुनिया में सारे लोग यूज कर रहे हैं। आपको कितनी कंपनियां मिल गई सुबह से रात तक? अच्छा, लोग पड़े रहते टिप के चक्कर में, टिप्स। अरे भाई साहब, मेरे को देखो, सीधी सी बात है, आज निफ्टी का CAGR 17% का है पिछले कई सालों का। मैं कंपनियां ढूंढ रहा हूं, और कंपनियां ढूंढ के लॉस ले रहा हूं। मैं क्यों नहीं सीधा पैसा निफ्टी में डाल देता, जिसका कि मुझे पता है कि देश चलेगा तो ये कंपनियां चलेंगी, और कंपनियां चलेगी तो निफ्टी चलेगी, और निफ्टी मुझे 17% CAGR पिछले कई सालों से दे रही है। तो मैं क्यों 50 कंपनियों को मैं दिमाग लगाऊं? तो निफ्टी फिर वही ETF और ETF ले लीजिए, बस बात खत्म। और अगर ये जो कंपनियां आपने बताई, अगर इन्हीं 10 कंपनियों में आदमी पोर्टफोलियो बना ले, चलती रहेंगी, तो ये तकरीबन 20% तो देती हैं सालाना ग्रोथ, अगर देखी जाए। मैं नहीं कहता कितना देती हैं, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी किया है कि लॉन्ग टर्म में। मेरा कहना सुरेश जी ये है कि आपको किसी से स्टॉक मार्केट के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल गूगल पे बैठ जाओ और एक एक्सेल बना लो, टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया, 10 कंपनी आ गई। वो क्यों 10 बड़ी हैं? क्योंकि उनका मार्केट कैप बड़ा है, 50-60% से ज्यादा, ठीक है। 70% मार्केट कैप 10 कंपनियों का है। वाह। तो आप इन 10 कंपनियों में घुस जाओ ना, आपको क्या जरूरत है 50 जगह दिमाग लगाने की, और फलाने से पूछो, टिप से ले, और ये ले और वो ले। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड
अब हम इस पे दूसरी जगह आते हैं। आज व्यापार में आदमी कितना पैसा कमा पा रहा है, लोगों को लग रहा है ये करोड़ों कमा रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो करोड़ों नहीं कमा रहा, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न निकाल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां 18 से 20% के मार्जिन पे काम कर रही हैं। तो जब मिली इतना रहा है, म्यूचुअल फंड भी इतना दे रहे हैं, वॉरेन बफेट साहब भी इतना कमा रहे हैं, रिलायंस का रिफाइनिंग मार्जिन भी इतना आ रहा है, तो हम कहाँ भाई साहब पड़े हैं कि हमें करोड़ों रुपए मतलब 5,000 लगा के 1 करोड़ बनाने हैं। पर जैसे बहुत सारी स्टोरीज आती, विजय केडिया, झुनझुनवाला, ये लोग स्टॉक पिकर्स हैं, ये बड़ी एक्सपोनेंशियल वेल्थ क्रिएशन है। वो अगर किसी को नॉलेज हासिल करनी हो, शायद आपके पास भी हो वो नॉलेज, वो कैसे एक नया इन्वेस्टर जो बिल्कुल मैं आपको फॉर्मूला देके जाता हूं। बताइए। देखिए, मैं अपने आप को, जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करने लग रहा हूं तो मैं मूर्ख हूं। अच्छा, सबसे पहला नियम, मैं मूर्ख हूं, ये मान लो। हाँ, इसको लिख लो, कागज चिपका दो सामने। ना तो मैं बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूं, मुझे चार्ट देखने नहीं आते। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं तो देख लेता हूं क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। ना मुझे फंडामेंटल्स देखने आते हैं क्योंकि मैं सीए नहीं हूं। लेकिन अगर मेरे को ऐसा एक हथियार मिल जाए कि मुझे ये पता लग जाए कि सुरेश जी ने 50 लाख रुपए खर्च करके एक टीम हायर की है जो कि इन्हें ये बताती है कि फंडामेंटल भी ठीक है, टेक्निकल भी ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, आने वाले 5 साल की स्टडी भी ये कहती है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है, सब आपने स्टडी कर ली। अगर वो चीज मुझे मिल जाए, मेरे बल्ले बल्ले। यहां तक समझ आती है बात? हाँ, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनर बना लो कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें पिछले 1 क्वार्टर में एफआईआईज ने बाइंग करी है। आज हमारे बाजार को कौन चलाता है? एफआईआई। दिमाग भी है, एनालिस्ट भी है, पैसा भी है। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी में वो घुसते हैं वही कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। हाँ, अगर मेरे को ये स्कैनर पता लग जाए कि एफआईआईज के स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, हो गया मेरे लिए काम आसान। मैं 50 प्रोसेसेस की जगह मैंने एक प्रोसेस को फॉलो किया। मुझे क्या जरूरत है किसी से भी टिप लेने की जब टिप वाला मेरे घर बैठा है? तो बड़ी कमाल की बात कही आपने। आज सुरेश जी, आप रियल स्टेट करते हो, आप क्या सोचते हो? ये गुड़गांव में ये इतनी लैंड है, आप मेरे से क्या कहोगे? यार ये बढ़ेगी क्योंकि ये वाला टुकड़ा ना डीएलएफ ने ले लिया है, ये टुकड़ा रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है। आप ब्रांड ढूंढते हो ना, हाँ, या एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, यही सब तो हम देखते हैं हाँ। जब भी हम जमीन खरीदते हैं कोई। तो जब किसी कंपनी में एफआईआई आ रही है तो इसका मतलब उसे वो चीज दिख रही है जो मुझे और आपको नहीं दिख रही। बस मुझे तो उसके पीछे लग जाना है। लेकिन कितना ही मैं पीछे लगूं, मेरे को अपने 4 नियम है वो फॉलो करने हैं। पहला, कोई एफआईआई आ जाए, कोई डीआई आ जाए, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, मुझे अपने 10% से ज्यादा पैसे वहां नहीं डालने हैं। यानी कि मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे कोई भी आके एफआईआई मेरे कान में भी बोल जाए ना, भाई साहब मैं यहां पैसे लगा रहा हूं, तो भी 10% से ज्यादा पैसा नहीं डालना। इंटरेस्टिंग। पहला प्रिंसिपल मेरा ये। दूसरा, अपनी रिसर्च जो मैं आंखों से देखता हूं, मैं सिर्फ उसे ही सत्य मानता हूं। आपने मुझसे कहा, टीवी ने मुझसे कहा, 4 दोस्तों ने मुझसे कहा, ये सब झूठ बोल रहे हो सकते हैं। मेरे को जो मेरी स्क्रीन दिखा रही है, मेरी रिसर्च दिखा रही है, मेरे को जो समझ आ रही है, मुझे वो करना है। भैया ये बात नोट कर लेना, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे आप इधर उधर चैनल टीवी के देख के और टिप्स लेके जगह जगह व्हाट्सएप चैनल और दूसरे जो चैनल आ रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत पते की बात कह रहे हैं ये जी। तीसरा, टाइमली एंट्री एंड टाइमली एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोई चीज 100 रुपए की ली, 150 हो गई, 50% मुझे एग्जिट लेना ही लेना है। अच्छा, आप वो नहीं जो वॉरेन बफेट की तरह 30 साल लेके 30 साल तो भाई साहब किसी ने देखा ही नहीं।
30 साल वाले जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको बताता हूं। यस बैंक एक ऐसा बैंक था जिसकी लोग कसमें खाते थे जी। पीसी ज्वेलर, एडुकॉम्प, यूनिटेक का शेयर मैंने 9500 रुपए में ट्रेड करा है। एडुकॉम्प का शेयर मैंने 16,000 तक में ट्रेड करा है। एमएमटीसी लाख रुपए का शेयर मैंने देखा है। तो ये कोई गारंटी नहीं है जो आज बिल्कुल पीक पे है वो कल भी होगा। पीक पे होएगा ना, मैं अभी बता रहा हूं, उसकी भी मैं कहानी पे आ रहा हूं। अब आपने क्या किया जी, 50% अपनी कैपिटल निकाल ली, यानी कि 10 लाख डाले थे, 15 लाख हो गए, मैंने 7.5 निकाल लिए। मेरी इन्वेस्टमेंट वहां कितनी है? 7.5 लाख। जी नहीं, 2.5 लाख है मेरी कैपिटल। 2.5 लाख के सामने मेरा सौदा 7.5 लाख का खड़ा है। अच्छा, वो कैलकुलेशन ठीक है। अब ये 7.5 लाख 10 लाख होते के साथ मैं 2.5 लाख और निकाल लूंगा। अब ये कंपनी तेल लेने जाए मेरी बला से, अब लॉन्ग टर्म पड़ी रहे जब अब ये 20 साल 30 साल 50 साल 7x 10x 200x 500x 5000x जो होती है, अगर मेरे नसीब में इससे पैसा कमाना लिखा है तो ये 7.5 लाख ही मेरे 7.5 करोड़ और 75 करोड़ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैंने एग्जिट लिया, मेरी कैपिटल मैंने निकाल ली। ये 10 लाख में कहीं और लगा लूंगा। साल में मेरे को सिर्फ एक स्टॉक चाहिए और ऐसे 10 स्टॉक चाहिए करोड़पति अरबपति बनने के लिए, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्टॉक नहीं बना। अभी सितंबर से लेके मार्च अप्रैल में हम बैठे हैं, सारे स्टॉक 65% तक नीचे आ गए हैं। 100 रुपए वाला स्टॉक 35-40 रुपए में मिल रहा है। तो जो FII बढ़ा के ले गए थे वो भी तो गिरा हुआ है। अगर मैंने 15 लाख और 20 लाख पे अपने 50% या 100% कैपिटल नहीं निकाली होती तो अब आप बताओ मैं कहां होता। नींद हराम हुई होती, टेंशन एसिडिटी हो रही होती है, मर गए। तो हमेशा गो विद द फ्लो, क्योंकि ये फ्लो तो थमेगा ही। तो बहुत बढ़िया आपने तजुर्बे की बात कही लोगों के लिए, बहुत बढ़िया तजुर्बे की बात। तीसरी मतलब चौथी चीज, स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, जो भी करा, मेरे को 2 ऐसी चीज हैं जहां हमेशा पैसा और डालना चाहिए। 3 चीजें हैं। एक, मुझे अपना अगर 1 करोड़ मेरे पास है तो 25 लाख की FD हमेशा होनी चाहिए मेरे पास। क्यों? अगर 75 लाख रुपए मैंने कहीं ऐसे डाले, जिस वक्त मुझे जरूरत है वो 75 के 60 है, तो मेरे को यहां 15 लाख का लॉस लेना पड़ेगा। गोल्ड भी नीचे आ सकता है लेने के बाद, स्टॉक भी नीचे आ सकता है, प्रॉपर्टी भी नीचे आ सकती है। सिर्फ एक FD ऐसी चीज है जो ऊपर ही जाएगी या उतनी रहेगी, कटेगा तो नहीं मेरा पैसा। दूसरा, जो जिस पे लोग बात नहीं करते, लोगों को लगता है मुझे क्या जरूरत है, और इसका एक डेटा बोल रहा है कि इंडिया में कुल 10% से भी अभी कम लोग हैं जिन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस या बीमा ले रखा है। आज जिस तरीके से कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं, घरों की जरूरतें बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, हर आदमी के पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, कोई और तरह का बीमा नहीं। लोग क्या करते हैं, एजेंट आता है, सर आप 20,000 रुपए डालो 16 साल तक, 16 साल बाद हम आपको 25 लाख देंगे, फिर 25वें साल इतने देंगे, घंटा कुछ ना मिलना। भाई साहब सीधा मोरालिटी कॉस्ट क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी कॉस्ट दो और कुछ नहीं करना। भाई तू मेरा टर्म इंश्योरेंस दे, मैं मरूंगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं मरूंगा तो जयराम जी के पैसे क्या है और क्या, जैसे कार। अब यहाँ पे सब इस बात को नोट कर लें, जब भी मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूं मुझे उसमें एक क्लॉज एक्टिवेट कराना है, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट, MWP। वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। मेरे पास 1 करोड़ का बीमा है, मेरी मृत्यु हो गई, मेरे घर वालों को ये पैसा मिल गया, लेकिन मेरे पास कुछ कर्जे थे जो मैंने बैंकों से ले रखे थे, तो ये पैसा वहां चला जाएगा, यानी मेरे लोन्स के अगेंस्ट ये सेटल हो जाएगा, मेरे घर वालों को कुछ नहीं मिला। लेकिन यदि मैं ये एक्ट को एक्टिवेट करा देता हूं, जिसके कि कुछ पैसे नहीं लगने, सिर्फ मेरी अवेयरनेस का टेस्ट है, ये एक टिक मार्क ही होगा, सिर्फ एक टिक मार्क ही करना है। अगर मैंने वो कर रखा है तो मेरे मरने के बाद कोई भी मेरी लायबिलिटी के अगेंस्ट में ये पैसा मेरे वाइफ से, मेरे बच्चों से कोई नहीं ले सकता।
तो बीमे की सिक्योरिटी, वो वाकई सिक्योरिटी तब होगी जब आपके अंदर अवेयरनेस होगी। आज हर जगह आप जाओ, बीमा, म्यूचुअल फंड, बैंक, आप बैंक में चले जाओ, आपने मान लो ठीक ठाक बैलेंस मेंटेन करा हुआ है, तीसरी चौथी दफा आप गए, सर कुछ इन्वेस्टमेंट करा लो। हाँ, अभी जो इन्वेस्टमेंट वो कराएगा आज तक उसमें कोई कमा के ही नहीं उठ पाया, क्योंकि बैंक हमेशा वो इन्वेस्टमेंट कराएगा जिसमें उसे कमीशन ज्यादा मिल रहा है। बहुत कुछ हुआ है, ये बहुत कुछ हुआ। ठीक है, यूलिप वो आपको वो वाली यूलिप बेचेगा जिसमें उस बैंक को कमीशन ज्यादा मिलेगा या उसके इंसेंटिव जुड़े होंगे। राइट, ठीक है कि नहीं? वो आपको कभी भी ऐसी चीज बेचेगा ही नहीं जिसमें आपका फायदा हो, जिसमें उसका फायदा हो वो बेचेगा। आपका अगर अकाउंट में ठीक ठाक है, वो आपको सर मार्च आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सर, पैसे एफडी करा दो सर, थोड़ा फंड इधर से उधर कर लो। बैंक वाला आपको आपके पैसे की वजह से वो करेगा। मैं आपको आज एक ऐसी बात कड़वी बोलने वाला हूं कि बैंक इज योर फ्रेंड ओनली व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट। आज आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपका सिविल खराब है, आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप मुझे 10,000 का भी लोन लेके दिखा दो बैंक से, मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। तो इज्जत भी नहीं देती, अकाउंट भी नहीं खोलती थी आप अगर मिनिमम 5 लाख बैलेंस नहीं रखोगे हमारे पास। अच्छा, ये तो हो गई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। उधर ट्रेडिंग पे आते हैं जी। आपके बहुत ट्रेडिंग के मैंने वीडियो देखे हैं, और ट्रेडर्स के बारे में बहुत कुछ मार्केट में कोर्सेज, या अभी एक वो लेडी थी जिसको सेबी ने 50-55 करोड़ का लगाया, खुद ट्रेडिंग पे 12 लाख कमा के बैठी लोग को कोर्सेज सिखा रही थी। तो ट्रेडिंग में क्या ट्रेडर कमाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा करनी है नहीं करनी है, करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखिए सुरेश जी, मैं ना बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं हर चीज में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ। ये मेरी कमी कहो या अच्छाई कहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। सेबी का डेटा कहता है 93% ट्रेडर्स आर इन लॉस और ओनली 7% ट्रेडर्स आर इन प्रॉफिट। हाँ, अब मैं क्या पॉजिटिविटी ढूंढता हूं कि अरे इससे बढ़िया धंधा क्या हो सकता है जिसका 7% सक्सेस रेशियो है। इंजीनियरिंग में आप दीजिए एंट्रेंस एग्जाम, 1% से कम उसका रिजल्ट है। मेडिकल का 1% से कम है। आईएएस का तो 0.5 से भी कम है। हर जगह फेलियर लिस्ट बहुत बड़ी है, यहां तो 7% की सक्सेस की वो है। अच्छा, ये नया पर्सपेक्टिव नया प्रोस्पेक्टिव नहीं है, पॉजिटिव। देखो सीधी सी बात है, आप कभी भी नेगेटिव लेके चलोगे हाँ, तो नेगेटिव होएगा, आप पॉजिटिव लेके चलोगे पॉजिटिव होएगा। ठीक है ना? हमारे यहाँ ऑफिस में जब कोई लोग आता है, मेरे से कोई आप आए मिलने, तो मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा आप क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो। ऊपर आके मैं ना यहाँ पे एक कमेंट लिख दूंगा, या तो आप हंस रहे हो यानी कि आप खुश हो, या आप दुखी हो तो मैं लिख दूंगा सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक जो हर हाल में खुश हैं। जो हर हाल में खुश हैं उनके पास पैसा ना आए लाइफ में, ये हो नहीं सकता। चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट करें, क्योंकि दे हैव ट्यून्ड देयर माइंड टू बी हैप्पी इन ऑल स्टेट ऑफ माइंड्स। अब आते हैं इसको स्टॉक मार्केट पे। होता क्या है, आप खुश नहीं है लाइफ में, आप दुखी हैं, आपका लॉस हो रहा है, आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आ गए। आपका पहले 1 लाख का लॉस हुआ, फिर 2 लाख का लॉस हुआ, फिर 5 लाख का लॉस हुआ, फिर 50 लाख का लॉस हुआ, फिर 1 करोड़ का लॉस हुआ, फिर आपने अल्टीमेटली घर बेच के भी लॉस में दे दिया। क्या हुआ? आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बार बार दाव खेल रहे हैं। क्या इस एक जो भी ये लोग देख रहे हैं या जो मेरे पास आते हैं, जिन जिन का भी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 लाख का लॉस है, मेरा उनसे सिंपल एक सवाल है जिंदगी का, सुरेश जी आप भी कुछ करते होंगे काम वाम, आप भी ट्रेडिंग करते हो? नहीं, मैं ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट करते हो। लाइफ में वैसे आपने क्या किया है, अगर माफ करें मैं पूछ सकूं आपसे तो? मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट किया 25 साल। अच्छा। अपनी खुद की कंपनी को लिस्ट किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 95 में। फिर वेल्थ मैनेजमेंट की एक कंपनी बनाई और अब मैं बिजनेस कोच हूँ, सब बेच के। आज हम चलिए, जो भी मुझे कोई भी ऐसे 5 व्यवसाय बता दीजिए जो लोग कर रहे हैं और करके कामयाब हो रहे हैं, कोई भी 5,
ये मेरा सवाल है आपसे। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, तो जैसे मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, तो एक तो वेल्थ मैनेजमेंट वाले। नहीं, जो लोग आपके स्टूडेंट नहीं, हाँ, आप दुनिया में जो देख रहे हैं, आप कहते हैं डॉक्टर कामयाब है, तो एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है जो कामयाबी का प्रोफेशन है जी। एक सीए मान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, सीए हो गए, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हम मान लेते हैं। ऐसे हाँ। 5 मुझे आप कोई भी व्यवसाय बताएं जिसमें आपको लगता है कि आज का यूथ अगर ये कर लेता है तो वो सक्सेसफुल है। सबसे बढ़िया तो मुझे कंटेंट क्रिएशन लग रहा है आजकल। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमा रहा है यूथ, कमा बहुत रहा है। बढ़िया। जिन्होंने भी अच्छी तरह से कंटेंट क्रिएट किया है, लग के कंसिस्टेंटली, वो कमा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, उसके अलावा बिजनेस कोच हो गए मेरी तरह, वो भी कमा रहे हैं अच्छा, क्योंकि सर्विसेज हैं, कैपेक्स नहीं है, ओपेक्स नहीं है। तो इन बिजनेसेस को मैं अच्छा मानता हूँ जिसके अंदर या वेल्थ मैनेजर्स हैं, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली, एमफी का पास किया, अपने नेटवर्किंग की, 100-200 करोड़ 500 करोड़ का AUM बनाया। चलो तो अब हम अच्छी खासी। यहीं तक रुक जाते हैं। हम एक डॉक्टर की बात ले लेते हैं। हाँ, तो आपको यदि पर्सनली भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे, लेकिन हम जिस उम्र में हैं तो शुगर, बीपी, ये सब बीमारियां आज हर आदमी कैरी कर रहा है। आपको यदि किसी डॉक्टर को दिखाना हो तो आप किसे दिखाना पसंद करेंगे? वही सबसे ज्यादा तजुर्बेकार, एक्सपर्ट, नामचीन, उसी पे जाएंगे, फीस कितनी भी हो। ठीक है, अब आपने एक उसके लिए फिल्टर लगा दिया कि ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसे नामचीन होना चाहिए। नामचीन वही डॉक्टर हो सकता है जिसका कि बैक रिकॉर्ड अच्छा हो। एम आई राइट? तीसरा, फीस कितनी भी हो ये कंसर्न नहीं है। हाँ, अच्छा, चौथा, कोई और क्राइटेरिया? और कन्वीनियंट होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है, बहुत दूर जाना भी पड़े तो जाते भी हैं दूर, अगर चेन्नई भी जाना हैं। पड़े किसी ठीक। एक्सपर्ट के उधर भी चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट इज द आपने एक क्राइटेरिया। एक्सपर्ट और क्राइटेरिया इसमें जोड़ हाँ। दिया, और कोई क्राइटेरिया? अभी तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। और मैं आपकी मदद कर दूं हाँ, थोड़ी सी बता। फिल्टर और ऐड करने में। किसी डॉक्टर के आगे लिखा हुआ है कि इसकी डिग्री, हाँ, क्वालिफिकेशन अगर एम्स लिखा हो या स्टैनफोर्ड लिखा हो, हाँ, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो और थोड़ा सा और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ा लेते हैं। कितना टाइम हो गया भाई? 56 मिनट। अच्छा, अभी तो बहुत रह गया भाई। तो हमारा क्राइटेरिया क्या हुआ कि हम उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं जिसका एक्सपीरियंस हो। यानी कि कोई बच्चा आज मेडिकल कर रहा है, 4 साल की उसने MBBS कर ली, उसके बाद वो इंटर्न रहा वहां 1 साल, और 5वें साल वो आके बैठ गया, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एम आई राइट? हाँ, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो भी एम्स का ही पढ़ा हुआ है तो भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पास, बच्चे के पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो क्या 4 साल में उसने एक्सपीरियंस नहीं गेन किया? डॉक्टरी तो है ही, पूरा चीड़फाड़ी करते रहते हैं हाँ। सारा दिन, तो एक्सपीरियंस तो उसे वहां हॉस्पिटल में भी भरपूर है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाऊं जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। 500 की जगह 2000 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, 5000 भी ले ले। सही बात है। अब बीमारी आपको सिर्फ बुखार ही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, फिर क्या करेंगे? तब भी मैं थोड़ा फिजिशियन देखूंगा कि अच्छा MBBS तजुर्बेकार और कम से कम MS तो हो। एग्जैक्टली। जबकि बुखार एक ऐसी बीमारी है, 3 दिन में आराम करूं मैं ठीक हो सकता हूं। हाँ, एक क्रोसिन खा लिया ठीक हो गए। ये तो आज हर घर में क्रोसिन, पैरासीटामोल, ये तो हाँ। हिंदुस्तान में दवाइयां वैसे ही ओवर मिल द काउंटर जाती मिल हैं। जाती हैं। अगर 3 दिन में इलाज करूं तो भी मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहां भी मेरे 5 फिल्टर हैं। ट्रेडिंग करने से पहले किसने 50 लाख खो दिए, 1 करोड़ खो दिए, आप उनसे पूछो भाई तुम्हारी स्टडी क्या है, what you have done to achieve a success level। जो भी ट्रेडर है, जिसने भी बाजार में पैसा खोया है, आप मेरे को ऐसे 10 लोग तो मिलवा सकते हो जिन्होंने वाकई में पढ़ाई करने की कोशिश करी लेकिन वो अनसक्सेसफुल हैं। लेकिन जो सेबी कहता है कि 93% लोग अनसक्सेसफुल हैं ट्रेडिंग में,
उन 93 में 92% लोग सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे। तो लगे आप तो बताइए तो सही ट्रेडिंग क्या है? सही ट्रेडिंग है कि आप पहले चार्ट का एनालिसिस सीखिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। मैं ये शेयर क्यों ले रहा हूं, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं, मैं ये ट्रेडिंग बैंक निफ्टी खरीद रहा हूं, ऑप्शन खरीद रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं। मुझे लग रहा था, लगे में बेचारे ने 1 करोड़ खो दिया। तो उसको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह। बिल्कुल, आप जिसको भी क्वालिफाइड समझते हैं, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगा, आप किसी से भी ट्रेनिंग लें, सीखें, पेपर ट्रेड करें, पहले चीजों को समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप जो है खरीदने मतलब ट्रेडिंग करें, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। अदरवाइज आई एम श्योर यू विल ओनली बी लूजिंग मनी। जिस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए खो दिया बैंक निफ्टी में, मेरा बड़ा सीधा सवाल उससे है, पहले दिन जो ट्रेड लिया था, यदि आज भी उसमें बैठे रहते तो नुकसान में होते या प्रॉफिट में होते? पहले दिन, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले? तो सबका जवाब ये होता है, सर अगर उस दिन का ट्रेड अभी तक पकड़ा होता तो आज 1 करोड़ लॉस में है, 4 करोड़ प्रॉफिट में होते। तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग की, आप करते हो? मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है जी। मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जो करने जा रहा हूं मुझे उसमें लॉस होना निश्चित है। ठीक है। मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। मैं एक्चुअली, लोग जो है प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। शेयर मार्केट का गेम प्रॉफिट है ही नहीं। शेयर मार्केट का गेम है कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करिए, प्रॉफिट आपके घर झक मार के आएगा। आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए, आप अपने स्टॉप लॉसेस को लेके चलिए, आप रिस्क को मैनेज करके चलिए। अगर आपने ये सब चीजें कर ली, मैं 100% आपको ये बात कह सकता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट, अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट इज द बाई प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देके बताएंगे छोटा? बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल जैसे आपने देता हूं। एसआईपी का एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो दे लोगों को देता हूं। समझ में ज्यादा आएगा। हमने 1000 रुपए पे कोई स्टॉक का फ्यूचर खरीदा, जी, ठीक है जी। अब क्या हुआ, बाजार 1000 रुपए से 980 आ गया। या तो मैं वहीं निकल जाऊं, अब वो 900 आ गया और मैं होप में बैठा हूं कि भाई साहब ये तो ऊपर आएगा। अब मेरा थोड़ा थोड़ा दिल धड़क रहा है, क्योंकि मेरा 1 लाख के करीब का नुकसान हो रहा है। 1000 की क्वांटिटी मैंने ले रखी है। अब जब तक मैं इधर उधर समझ रहा हूं, वो 850 आ गया, और मैं बात कर रहा हूं, वो 800 आ गया। अब मैं पैनिक में आ रहा हूं कि अब मैं क्या करूं, मेरे को। अब मैं इधर से मनचंदा जी, इधर से रामलाल, इधर से श्यामलाल, 50 लोगों को फोन कर रहा हूं। मुझे मार्केट में कोई मिल गया, अरे ये तो 600 आ जाएगा, मैं वहां से निकल गया, उल्टा बैठ गया। नहीं, मेरे को तो लॉस रिकवर करना है ना। तो मैंने 800 पे आके उसे सेल कर दिया। अब जैसे ही मैंने सेल किया, वो 850 आ गया। अब मैं इस तरफ फंस गया। अब वो 850 पे 1 महीना खड़ा है और मैं इस उम्मीद में बैठा हूं कि ये तो नीचे आएगा। अब मैं सिर्फ टीवी में वही न्यूज सुन रहा हूं जो मैं सुनना चाहता हूं। मोदी की कोई न्यूज आई, मैं बड़ा खुश। ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिया, मैं और ज्यादा खुश, क्योंकि मैं तो नेगेटिव बैठा हूं। अब फ्राइडे को न्यूज आई, सैटरडे को मार्केट बंद था, संडे को उन्होंने अपने रिवर्सल पॉज लगा दिए, मंडे को मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया। ले लो मजे। तो है क्या, मैं या तो तुरंत, मेरा जब 1000 से 980 आया, उसी वक्त निकल जाऊं और वहां से शॉर्ट बैठ जाऊं तो 800 रुपए तक मैं कमा लेता। अगर मैं उस वक्त नहीं बैठा तो फिर मैं पैसा इन्फ्यूज करके बैठा रहूं कि हाँ जी ये तो ऊपर आएगा। मैंने लेकिन बैठा भी कब रहूं, जब मुझे ये यकीन हो कि मैंने अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे प्राइस पे पैसा लगाया है। अच्छा, आप फ्यूचर्स में भी ये देखते हो? बिल्कुल देखना पड़ेगा। ओके। अगर मैं नहीं देखूं तो यस बैंक 600 रुपए से गिरना शुरू हुआ, 550 आ गया, 550 वाला 500 आ गया, 500 वाला 400 आ गया, 400 वाला 300 आ गया और 300 वाला
₹6 भी आ गया, अब मैं क्या करूं? मैं तो हर लेवल पे यही घाटा ही सोचता घाटा। रहूं कि अगर ये ऊपर जाएगा तो भाई साहब ये तो जाएगा ही नहीं। तो मुझे चार्ट भी देखना है, मुझे कंपनी की बैड और गुड न्यूज भी देखनी है, मुझे फंडामेंटल भी देखना है, मुझे मैनेजमेंट भी देखनी है, मुझे उस पर कॉर्पोरेट ऑक्शन भी देखना है। सब चीज के लिए मुझे उस पर काम करना है, तो ही ये सब और हो साथ सकता में है। ट्रम्प को भी देखना है। अगर मुझे इन सब निजात पानी है इन सब से, तो मैं एक काम क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ इंडेक्स में काम करूं। आज यस बैंक 600 वाला जीरो हो सकता है, इंडेक्स जीरो नहीं है। यूनिटेक जीरो हो गया, कितनी कंपनियां मैंने लाइफ में देखी जीरो होते हुए। क्या इंडेक्स जीरो हो सकता है? 4-5 साल में डबल ही होता रहा। ठीक है। तो अगर मुझे ये निश्चितता नहीं है कि मेरा लिया हुआ स्टॉक कितना गिर सकता है, तो मुझे सिर्फ 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 इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, जो कि इट इज लाइक अ प्लॉट। आज मैंने 1 करोड़ का खरीद लिया, कल ये 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख कुछ तो बिकेगा, जीरो तो नहीं होगा। जैसे पुराने लोग, जैसे हमारे बाबा टाइप के लोग जो थे, भाई ये जुआ सट्टा है, इसमें नहीं करो, जमीन में पैसा लगा दो, 10 रुपए कम बिकेगी ना, लेकिन बिकेगी तो सही। हाँ, तो आप स्टॉक मार्केट में देख लो ना, जमीन कहाँ है? जितने भी इंडेक्स है वो सारी जमीन है, वो जीरो नहीं होंगी कभी भी। निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा, बैंक निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा। करो इसमें काम। तो वो कैसे, आप खुद कैसे करते हैं कुछ? भाई साहब मैंने बताया, मैं जैसे ही 1000 वाली चीज 920 पे 980 आती है, मैं तुरंत निकल के भागता हूं। ओके। मैंने अपनी कैपिटल मान लो 100 रुपए है मेरी, मेरे को पर डे 1 रुपए का नुकसान होता है, मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता हूं। मैंने 100 रुपए लगाए, मेरे को 2 रुपए का फायदा हो गया, मैं पूरे महीने काम नहीं करूंगा। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इफ यू वांट टू अर्न इन दिस मार्केट। देना भी सीमित है, लेना भी सीमित है। जब मुझे ये पता है, वॉरेन बफेट से लेके जितने बड़े बड़े बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, सारे लोग 2% से ज्यादा नहीं कमा पा रहे, तो अगर मैंने 2% कमा लिए तो मैं क्यों नहीं बंद कर रहा उस सिस्टम को? क्योंकि ये 2% भी ले जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत पहले, जब मैं सीजन ट्रेडर नहीं था, मैंने पहली तारीख से ट्रेड शुरू किया, करते 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 मान लो मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूं, करते 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 मैंने 12 लाख कमा लिए। यकीन मानिए सुरेश जी, जिस महीने मैंने 12-13 लाख कमा लिए ना, मैं माइनस में बंद होता था, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था, अरे 10 लाख प्लस में, अभी तो 2 लाख खो भी देंगे तो क्या है, 2 लाख खो भी देंगे तो क्या है। वो रोज 2 लाख खोते ही चले गए। अब सीधा है भाई साहब, मैं अपने लिए कमाता हूं, ब्रोकर के लिए नहीं कमाता, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, वो तो खरीदने में भी मेरे से पैसे ले रहा है, बेचने में भी ले रहा है। तो मैं सिर्फ अपने लिए कमाता हूं। मैं आपको बताऊं भाई साहब, एक अभी बंदा, अभी की बात बता रहा हूं, एक बंदा है भाई साहब, मैं उसे जानता हूं, 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा है। पहली तारीख से, मतलब 1 अप्रैल से लेके जनवरी तक उसने कुछ 6 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। पिछले 1 अप्रैल से ये जनवरी तक। ठीक है जी। उसके सीए ने कहा, भाई साहब ऐसा है कि आपका 6 करोड़ का मुनाफा है, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ आप एडवांस टैक्स जमा करा दो। उसने टैक्स जमा करा दिया। जब टैक्स जमा कराया, जनवरी से लेके मार्च तक 8 करोड़ के नुकसान में आ गया। अरे बाप रे। अब वो रिफंड लेने में उसकी जान निकल जानी है। सरकार ने उससे भाई साहब, क्योंकि देखो सरकार को जमा कराना है, वो है ना, अब वो सरकार कहेगी भाई दिखाओ पूरा, इतने पेपर वहां सबमिट करने पड़ेंगे कि भैया जब तू एडवांस टैक्स जमा करा रहा है, तो तूने और तेरे सीए ने सोच के 1.5 करोड़ जमा कराया ना, कि तेरा 6 करोड़ प्रॉफिट है तो तुमने जमा कराया। हाँ। अब तुम कह रहे हो तुम्हारा लॉस हो गया, दिखाओ। तो कितनी बड़ी समस्या है। अच्छा, ये रियल बात है? ये रियल बात है। वाह। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घुसना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब हम फाइनल सेगमेंट पे आते हैं। रियल एस्टेट फिर कभी करेंगे। क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा आपने शुरू में कहा था, मैंने कहा बाद में बात करेंगे क्रिप्टो की। तो ये अब एक नया एसेट क्लास खुला है और बहुत करोड़ों रुपए बने भी हैं। सरकार भी बहुत फेवर में नहीं है यहाँ पर, इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं और लोग कर नहीं पा रहे। क्रिप्टो क्या है पहले ये समझ लेते हैं। क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट क्लास है जो किस लिए बनी थी, इससे शुरू करके है क्या, इस पे आते हैं। किसी आदमी को जापान से अमेरिका पैसा भेजना था, तो वो बैंक गया, तो बैंक ने कहा जी आज फ्राइडे है, आज तो भाई साहब अब टीटी स्विफ्ट होगी नहीं, मंडे को आना।
अब वो मंडे को गया तो उन्होंने कहा भैया जिसको तुझे पैसा भेजना है उसका इंटरमीडिएटरी ले आ, ये ले आ, वो ले आ, स्विफ्ट कोड ले आ। तो उसने कहा यार ये बैंक के टंटे बहुत हैं भाई, मुझे ये सब नॉनसेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मुझे आपको पैसा देना है, बस मुझे आपको देना है, बीच में मुझे ये चैनल नहीं चाहिए। तो उसने एक डिसेंट्रलाइज करेंसी का इजाद किया जिसको कि हम बिटकॉइन बोलते थे उस वक्त। सबसे पहले ये शुरू हुआ। अब बिटकॉइन में क्या होता है, एक क्यूआर कोड इधर है, एक क्यूआर कोड इधर है। जैसे अभी अपना हम कहीं दुकान पे जाते हैं यूपीआई कर देते हैं, तो ये एक क्यूआर कोड से दूसरे क्यूआर कोड में पैसा पहुंच जाता है। अब इस क्यूआर कोड को ये पता है कि ये क्यूआर कोड है और इसको पता है ये क्यूआर कोड है। बीच में कोई बैंक नहीं, कोई कुछ नहीं। ये भी एनोनिमस है, ये भी एनोनिमस है। ना इसका कोई नाम पता कहीं सी के पास है, ना इसका कुछ है। कोई केवाईसी की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं। तो बैंकों को क्या तकलीफ है कि भैया हमारे देश का पैसा इधर से इधर पहुंच गया, हमें पता ही नहीं है। आप समझ रहे हो बात? हाँ। तो ये प्रॉब्लम है उसकी। अब इसमें क्या है, टेरर फंडिंग, रैंसम, फिरौती जिसे कहते हैं। सरकारों की नींद उड़ी पड़ी है क्योंकि इसी तरीके से अब कोई टेररिस्ट ग्रुप है वो सरकार को कहीं किसी काम के लिए वो करता है। अभी पीछे शायद आपने कुछ साल पहले मैंने देखा 25,000 बिटकॉइन मांगे थे उसने और दिए जिसको रैंसम में। तो ये सब इसकी प्रॉब्लम्स हैं। है क्या, ये डिसेंट्रलाइज है, एनोनिमिटी इसमें पूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने एक शेयर खरीदा तो रजिस्ट्रार के होते हुए आपके डीमैट में गया। यहां कॉइन आपने खरीदा, वो आपके वॉलेट में आया, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वॉलेट का मालिक कौन है। ये तो मैं कह रहा हूं मैं मालिक हूं तो मैं हूं, ठीक है ना। आपके पास कोड है उसका, बस वो कोड है मेरे पास। अब इससे समस्याएं क्या हो रही हैं कि सरकारों का कंट्रोल खत्म हो रहा है, पैसे का मिसयूज हो रहा है, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी का यूज ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसको हर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे रही है। लेकिन उन्होंने कहा आप ट्रेड कर लो, जैसे आप सोने चांदी रिलायंस ये वो इसमें ट्रेड कर लो असेट क्लास की तरह, लेकिन हम इसे करेंसी की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान में क्या है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड। अच्छा, ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, FIU कंप्लायंट एक्सचेंज है, मैं खुद ट्रेड करता हूं, 100% लीगल है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे को आपको 10,000 रुपए देने हैं, मैं आपको ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने अकाउंट से पैसा एक्सचेंज में ट्रांसफर करके खरीद बेच के प्रॉफिट कमा के सरकार को टैक्स देके और पैसा घर ला सकता हूं। ये लीगल है। कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा था ना, 30% टैक्स है, वो है ही है। अच्छा, वो कहीं भी सेट ऑफ नहीं होगा। ओके। तो ट्रेडिंग इज लीगल, इन्वेस्टमेंट इज लीगल। अच्छा, आप क्रिप्टो खरीद के रख सकते हैं जी, बट यू कैन नॉट यूज इट एज अ लीगल टेंडर फॉर पेमेंट्स। ओके। ये लीगल टेंडर याद है ना सबको, मोदी जी आए थे, बोला था कि 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ऐसे ही बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, ये लीगल टेंडर नहीं है। तो लीगल टेंडर मोदी जी के वर्ड सबको याद है। हाँ। तो लीगल टेंडर नहीं है, बट डिजिटल असेट है। आप आज खरीदें, अपने इनहेरिट भी कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं, 100, 200, 500, 1000 रुपए से भी क्रिप्टो शुरू हो सकता है, अपने यथा अनुसार, क्षमता अनुसार, क्षमता अनुसार चाहे 50 रुपए से डालें, और 50 रुपए क्या, 5, 10, 50, 100 रुपए से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन अगर मुझे आज की तारीख में 1 करोड़ के आसपास 72 लाख का बिटकॉइन है, तो मुझे अगर बिटकॉइन लेना है, जरूरी नहीं कि मुझे पूरा बिटकॉइन लेना है, मैं डेसिमल का 5वां हिस्सा भी ले सकता हूं, यानी कि मैं कुल 100, 200, 500, 1000 रुपए का भी खरीद सकता हूं। तो मैं 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीद के रख लूं और ये मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकता हूं। आज से 10 साल पहले 75 रुपए का बिटकॉइन आज $1 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ तक पहुंच चुका है, 1 करोड़ 12 लाख 10 लाख तक हो चुका है। तो जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि कई जगह ये लीगल टेंडर हो जाएगा, न्यू जनरेशन करेंसी है
और शुरू में जब भी कोई बदलाव आता है हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इंटरनेट भी नहीं हुआ था एक्सेप्ट। तो लेकिन आज हम कितने डिपेंडेंट हैं, तो आने वाले टाइम में इसकी भी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। दूसरी चीज, नाउ इट इज टू बिग टू बी इग्नोर्ड। इंडिया का पूरा जितना जीडीपी है $3.5 ट्रिलियन का, उतना ही पैसा बिटकॉइन में लगा हुआ है। अब आप सोचो, छोटे मोटे देश तो कहां गिनती में नहीं है, हाँ, इतना पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। तो और फिर अब जो मौजूदा यूएस गवर्नमेंट है वो तो सपोर्टिव है, हाँ, उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि हम बिटकॉइन को भी एज ए रिजर्व की तरह यूज करेंगे। बिटकॉइन के ईटीएफ मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो अब क्या है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। अभी ऑलमोस्ट $83,000 का एक बिटकॉइन है, और दोस्तों बाकी 5500 कॉइन और भी हैं, लेकिन चलेगा राजा एक ही और एक ही रहेगा। बाकी जो कॉइन है मैं उन पे मेरा विश्वास नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। मेरे पास वैसे 10-12 कॉइन जरूर है, लेकिन वो जो मीम कॉइन्स हैं जो कि कार्टून कैरेक्टर पे और इस पे उस पे बने हुए हैं, वो सब आपके पैसे लेने के लिए बने हैं, वो देने के लिए नहीं बने। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसा सिक्का बंद चीज है। और मैं दोस्तों एक चीज और क्लियर कर दूं, आज आप $1000 लगा रहे हैं, सोच के लगाइएगा कि ये जीरो भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल, कल को इंडियन गवर्नमेंट कह दे भाई वी आर क्रिप्टो फ्री देश, खत्म, जीरो, वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे लूज करने के लिए, क्योंकि मार्केट आपको क्या देगी वो हमें नहीं पता, आप क्या मार्केट को दोगे ये आपको पता है। मैं स्टॉक मार्केट में भी सुरेश जी एक बात कहता हूं, जब प्रॉफिट और लॉस वाली बात आ रही थी, मैंने आपको कहा था कि लॉस को मैनेज करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे पता होना चाहिए। हाँ, हाँ, मार्केट मुझे क्या देगी ये आज तक किसी को नहीं पता। बड़ी बात है। मैंने $100 का स्टॉक लिया या फ्यूचर लिया या 50,000 की बैंक निफ्टी लिया, कुछ भी लिया, मुझे यही पता हो कि कल बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं तो भगवान हो गया। हाँ, तो मुझे ये नहीं पता मार्केट मुझे क्या देने वाली है, लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। और वो मेरे केस में मुझे पता है 1% से ज्यादा मेरे से कोई मेरा लॉस ले नहीं सकता। तो सुरेश जी, मुझे तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूं। तो आपकी जो बिजनेस की बारीकियों का ज्ञान है और जिस तरीके से आप बिजनेस की बारीकियों को पकड़ते हैं और इतना आप ज्ञान फैला रहे हैं लोगों में कि किस तरीके से बिजनेस को करना है, क्योंकि देखिए आज हर आदमी को पता है कि दुकान खोलनी है या होटल खोलना है, फ्रेंचाइज लेनी है, ये करना है, लेकिन उसके बाद वो फेलियर हो जाते हैं। तो जिस तरह से आप एक रोशनी फैला रहे हैं, रियली मतलब मैं खुद कहता हूं कि मतलब एक बहुत सराहनीय काम है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। क्योंकि कई दफ़ा मतलब अब तो हालांकि मैं कम देख पाता हूं क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। और इसके लिए अप्रिशिएबल क्यों है, क्योंकि जिस उम्र में मैं हूं, मेरे से तो आप थोड़े से बड़े ही हैं, कि इस उम्र में आके कंटेंट बना पाने के पेन क्या हैं ये मुझे पता है। क्योंकि आदमी का एक तो शरीर साथ नहीं देता, लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती हैं, और उसके बाद एक खुश दिल होके और लोगों की सेवा, क्योंकि कंटेंट बनाने में किसी को कुछ नहीं मिलता, पैसा ही लगता है और समय ही लगता है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं YouTube से बहुत कमा रहा हूं, लेकिन एक बार आके देखो भाई मैं कितना पैसा खर्च करता हूं और क्या मुझे कमाई होती है। लोगों को शायद पता नहीं है, एक एक पॉडकास्ट बनाने में 50-50 हज़ार रुपए खर्च होते हैं और उससे जो रेवेन्यू होता है मुश्किल से 10,000 का भी नहीं होता। तो लोगों को यह समझना चाहिए कि इट इज नॉट कि हम लोगों को पैसा मिल रहा है, इट इज आवर पैशन, और हम चाहते हैं कि हम एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, आप भी कुछ सीख के पहुंचे, आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, मेन है पैसा कमाइए, सक्सेसफुल हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कंटेंट भी, और मतलब मजा आता है देख के। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थे दीपक वधवा साहब। कितनी ज्ञान की बात है, अपने आप में पीएचडी है। ये ज्ञान आपको कभी स्कूल, कॉलेज, घर में, बाहर, दोस्तों से, कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी भी टीवी चैनल से नहीं मिलेगा। जो प्रैक्टिकल बातें हमने आज की हैं, मुझे लगता है कि आपको
डायरी और पेन लेके इस पॉडकास्ट को दोबारा देखना चाहिए, और जो इन्होंने बातें कही इन्वेस्टमेंट को लेके, स्टॉक मार्केट हो, सिप को लेके, बहुत सारी इन्होंने अपने तजुर्बे से, ज़िंदगी के नॉलेज से, विजडम से बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। वो कई बार पहली बार में पल्ले नहीं पड़ेंगी, या पल्ले पड़ेंगे आप भूल जाएंगे। 20% रिटर्न होएगा। मैं कहता हूँ लीकी बकेट है, बार बार देखना पड़ता है, तब याद रहता है। 80% रिटेन करना है तो कम से कम 3 बार आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो रिटेन कर पाएंगे। और साथ में उन लोगों से ज़रूर शेयर करना जिनको लगता है कि आपके घर में आपकी पत्नी हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा इस पॉडकास्ट से। तो उनसे ज़रूर कम से कम 5 लोगों से आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा सर मैंने शेयर किया, क्योंकि बहुत कीमती समय है हमारा भी, इनका भी। हम लोग टाइम निकाल के यहाँ आए, ये वार्तालाप किया, और आपको इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। एक बार नहीं, जिंदगी भर के लिए वैल्यू मिलने वाली है। थैंक यू।